हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए सोल लैंड 2 के एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि पिछले 3 दिन से मैंने आप लोगों के लिए कोई भी वीडियो अपलोड नहीं करी थी, क्योंकि मैं अपने दोस्तों के साथ जरा टूर को एंजॉय करने के लिए गया हुआ था। फिर जाने से पहले मैंने आप लोगों के लिए कई सारी वीडियोस एक साथ ही अपलोड करी थी, ताकि तब तक आप उन वीडियोस को एंजॉय कर सको। और चूंकि अब मैं टूर से वापस आ चुका हूँ, तो आप लोगों को हर एक वीडियो टाइम पर देखने को मिलेगी। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सोल फाइटिंग कॉम्पिटिशन का ये 4th क्वार्टर फाइनल मैच होने वाला था, जो कि टांगसेट वर्सेस स्नो डीमन सेट के दरमियान है। यह इंडिविजुअल फाइट के शुरू में हम देखते हैं कि यूहो ने अकेले ही 2 वॉरियर्स को हरा दिया था, लेकिन तीसरे मैच में उसके सामने स्नो डीमन सेट का लीडर आउटियान आ जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा डेंजरस था। इवन कि यूहो ने उसे हराने के लिए पूरी जान लगा दी थी, लेकिन फिर भी वो इसमें कामयाब नहीं हो पाता। लेकिन जाते जाते वो आउटियान की बॉडी में कुछ पॉइजन इंजेक्ट कर देता है, ताकि वो थोड़ा सा कमजोर हो सके। लेकिन अभी भी आउटियान की ताकत काफी ज्यादा थी, क्योंकि जब सेकंड राउंड में ज़्याओ ने उसके साथ आकर मुकाबला करने की कोशिश करी, तो आउटियान ने उसे भी काफी आसानी से हरा दिया। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ आउटियान ने ज़्याओ को हरा दिया था, और इस तरह से स्नो डीमन सेट को पूरे 2 पॉइंट्स मिल चुके थे। जबकि आउटियान अभी भी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंटली टांगसेट की तरफ देखते हुए कह रहा था कि चलो एक और ताकतवर वॉरियर मेरे सामने भेजो। यहाँ उसका ये जज्बा देखकर तो ऊपर की तरफ वांग काइनीर भी ये कहने के लिए मजबूर हो चुकी थी कि स्नो डीमन सेट बिल्कुल भी कोई मामूली सेट नहीं, बल्कि ऐसा लगता है कि इस न्यू जनरेशन का सबसे ज्यादा पावरफुल वॉरियर जरूर इसी बॉडी सेट से बिलोंग करता होगा। जिस पर मिस ज़्यावी कहती है कि हाँ तुमने सही कहा, आउटियान वाकई में काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ऊपर की तरफ हम इवल सोल चर्च के लीडर को भी देखते हैं, जो कि अपने साथियों से कह रहा था कि इस फाइट को गौर से देखो, क्योंकि टांगसेट या फिर स्नो डीमन सेट ही होगी जिसके साथ हमारा अगला सेमीफाइनल मैच होने वाला है। पीछे की तरफ अरीना में हम देखते हैं कि ज़्याओ के वापस लौटने पर केटाओ तो उसके लिए काफी ज्यादा फिक्रमंद दिखाई दे रहा था। वो ज़्याओ से कहता है कि तुमने बहुत अच्छा लड़ा, लेकिन अब मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं, इसलिए मुझे तुम्हारा एक छोटा सा टेस्ट करने दो। जल्दी से मैं तुम्हारी बॉडी को स्कैन करता हूँ। सामने की तरफ मुझे स्नो डीमन सेट की प्रिंसेस वीना भी यहाँ पर अपने लीडर आउटियान की तरफ देखते हुए अपने मन में यही सोच रही थी कि यूहो के उस मूव किंग ऑफ हेल टेक्निक ने आउटियान के मेंडेरियंस को काफी बुरी तरीके से इंजर्ड कर लिया है, वरना उससे इस मामूली ज़्याओ के साथ फाइट करने में इतनी सारा थकन महसूस नहीं होनी चाहिए थी। पर अभी भी आउटियान को देखकर ऐसा लगता नहीं कि वो हार मानेगा। मुझे लगता है कि वो अकेले ही सारे के सारे फाइट को खत्म करने का सोच रहा है, इसलिए वो थोड़ा सा परेशान हो रही थी। पर तभी अचानक दूसरी तरफ मिस्टर बीबी को इवल सोल चर्च के साथ आई हुई मिस टांगिया दिख गई, जिसे देखते हुए मिस्टर बीबी अभी इमोशनल होने ही वाला था। लेकिन तभी अचानक यूहो उनसे कहता है कि खुद पर काबू रखे। मैं जानता हूँ कि वो मिस टांगिया ही है जो कि इस वक्त इवल सोल चर्च के साथ है। पता नहीं उनको क्या हो गया, लेकिन मुझ पर भरोसा रखो, हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढकर उन्हें बचा लेंगे। फिलहाल हमें मैच को जीतने पर ध्यान देना चाहिए। यूहो की सारी बातें मिस्टर बीबी को बिल्कुल ठीक लग रही थी, इसलिए वो भी हिम्मत करते हुए ज़ू सेंशी से कहता है कि जाओ ज़ू सेंशी, अब तुम्हारी बारी। ये मैच बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला था। ज़ू सेंशी भी इस बात को अच्छे से जानता है, लेकिन मिस्टर बीबी की बात सुनते हुए वो बिल्कुल ऐसे ही करते हुए अरीना की तरफ बढ़ने लगा, जो देखकर मिस यांगनन फॉरेस्ट से पीछे की तरफ आकर ज़ू सेंशी को आवाज देते हुए वहीं पर रोक लेती है। ज़ू सेंशी भी ये सुनकर थोड़ा सा सरप्राइज हो चुका था, जबकि बाकी के सब लोग भी हैरान थे कि आखिर मिस यांगनन ज़ू सेंशी से क्या कहना चाहती है। तभी अचानक हम देखते हैं कि मिस यांगनन ज़ू सेंशी की आंखों में देखकर इमोशनल होते हुए कहती है कि ज़ू सेंशी प्लीज सेफली वापस आना। जो सुनकर तो ज़ू सेंशी को भी अपने कानों पर यकीन नहीं आता, लेकिन एक बात तो तय थी कि मिस यांगनन दिल ही दिल में ज़ू सेंशी से प्यार करती है। सब लोग ही उनका ये प्यार देख पा रहे थे। दूसरी तरफ ज़ू सेंशी भी ये बात अच्छे से जानता रहा कि ये मैच बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला, लेकिन वो मिस यांगनन से कहता है कि फिक्र मत करो। जो कहने के बाद वो पहले से भी ज्यादा कॉन्फिडेंट होकर अरीना में मौजूद आउटियान की तरफ बढ़ते हुए कह रहा था कि आउटियान तुम एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक वॉरियर हो, जो बात मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन आज के दिन चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें हरा कर रहूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जिनसे मैं प्यार करता हूँ उन्हें तुमसे फाइट करनी पड़े। मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं, इसलिए चलो आओ फाइट करते हैं। ज़ू सेंशी की ये सारी बातें पीछे की तरफ मिस यांगनन भी सुन रही थी, और वो देख पा रही थी कि ज़ू सेंशी ये सब कुछ उसी के लिए कर रहा है। सामने की तरफ मौजूद आउटियान ने भी ज़ू सेंशी की सारी बातें सुन ली थी, इसलिए वो फोन से अपनी पावर एक्टिवेट करते हुए कहता है कि चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। और ये कहने के बाद वो तेजी के साथ ज़ू सेंशी की तरफ बढ़ते हुए उसे एक थंडर पंच कर देता है, जिस पंच को ज़ू सेंशी ने अपनी शील्ड का इस्तेमाल करते हुए ब्लॉक तो कर दिया था, लेकिन फिर भी वो पीछे की तरफ दिखे लग गया। तभी अचानक हम देखते हैं कि दूसरी तरफ ज़ू सेंशी भी फोन से अपनी पावर्स को अनलीश करते हुए तेजी के साथ ऊपर से यहाँ आउटियान की तरफ जंप कर देता
है, जिस टकराव की वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पर काफी सारा एनर्जी फैल गई थी, लेकिन अभी भी आउटियान की स्ट्रेंथ उससे ज्यादा है, इसलिए वो आसानी के साथ जू सेंची को पीछे की तरफ धकेल चुका। सिर्फ यही नहीं, इससे पहले कि जू सेंची यहाँ पर खुद को संभाल भी पाता, तब तक आउटियान उसके सामने पहुंच चुका है, जहाँ आउटियान ने एक जोरदार पंच उसके पेट पर लगा दिया है, जिसके बाद आउटियान ने ना आओ देखा ना था और वो लगातार यहाँ जू सेंची पर इसी तरह से पंचेस की बरसात करने लगा। जहाँ दूसरी तरफ देखकर तो ऐसा लग रहा था कि जू सेंची को संभलने का कोई भी मौका नहीं मिल रहा, वो सिवाय पीछे हटने की और कुछ भी नहीं कर रहा है। लेकिन ये बात बिल्कुल भी पूरी तरीके से सच नहीं थी, क्योंकि आउटियान ने जब यहाँ फाइनल पंच करते हुए जू सेंची को पीछे की तरफ पटका, तो हमें देखने को मिलता है कि जू सेंची जैसे पीछे की तरफ आया, उसने फौरन से एक अंडरवर्ल्ड शील्ड फॉर्मेशन एक्टिवेट कर ली है। जिस डिफेंस फॉर्मेशन को देखते हुए युहाओ मुस्कुराकर कहता है कि हमें लग रहा था कि जू सेंची कुछ नहीं कर रहा, लेकिन वो धीरे धीरे पूरे अरीना में अपने फॉर्मेशन को बिछा रहा था। बेशक इस दौरान उसने काफी सारा मार भी खाई, लेकिन अब उसने अपने अल्टीमेट डिफेंस टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया है। जिस डिफेंस फॉर्मेशन को देखकर आउटियान शुरू में तो थोड़ा सा हैरान हो गया था, लेकिन फिर वो अचानक से मुस्कुराते हुए तीसी के साथ एक शील्ड की तरफ बढ़ने लगा, जहां वो उस पर जोर जोर से पंचेस मारना शुरू कर देता है। इस टाइम आउटियान के पंचेस की स्पीड इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि वो एक ही सेकंड के अंदर कई सौ पंचेस लैंड कर रहा था, जिसके सामने वो डिफेंस शील्ड ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती और अचानक से वो पूरी तरीके से चकनाचूर हो गई। जिस डिफेंस फॉर्मेशन को तोड़ने के बाद आउटियान उसी स्पीड के साथ यहाँ जू सेंची की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जू सेंची भी अपने पंच को तैयार करके बैठा हुआ था, जिसका इस्तेमाल करते हुए आउटियान पर यहाँ एक बहुत ही ज्यादा जोरदार शॉक टेक्निक से हमला कर देता है, जिस टेक्निक के दौरान मल्टीपल शील्ड एक साथ बाहर निकली और वो आउटियान को टकराकर पीछे की तरफ पटक देती है। लेकिन दूसरी तरफ आउटियान अभी भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, वो फौरन से खुद को संभालते हुए बिना एक सेकंड जाया करते तेजी के साथ किक करके उन सारे के सारे मल्टीपल शील्ड को ब्रेक कर देता है, जबकि साथ ही साथ उसका ये किक अटैक जू सेंची की तरफ भी बढ़ रहा था। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जू सेंची ने भी अपने पंच को रेडी करते हुए आउटियान की तरफ हमला कर दिया, जहां इन दोनों के टकराती हम देखते हैं कि आउटियान के किक की वजह से जू सेंची के रिबोन्स टूट चुके थे, लेकिन जू सेंची रुकता नहीं, बल्कि वो अपने जोरदार पंच को भी यहाँ आउटियान के पेट में मार देता है, जो कि वो पहला पावरफुल अटैक था जो कि जू सेंची यहाँ आउटियान की बॉडी को हिट कर पाया। इसी वजह से हम देखते हैं कि ऑडियंस तो काफी ज्यादा जोश में आ चुकी थी। दूसरी तरफ पीछे उस लास्ट इंटरनल इंजरीज की वजह से जू सेंची के मुंह से खून आने लगा था, लेकिन फिर भी वो कूल तरीके से खड़ा होकर कहता है कि बताओ आउटियान, तुम्हें वो मेरा पंच कैसा लगा। जो सुनकर दूसरी तरफ आउटियान भी यहाँ पर जू सेंची की तारीफ करते हुए कहता है कि पंच तो कमाल का था, लेकिन अब तुम हारोगे। जो सुनकर जू सेंची भी उसे जवाब देते हुए कहता है कि ना मुन्ना ना, अभी मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, इतनी जल्दी ख्वाब मत देखो। ये सुनकर आउटियान उसे जवाब देते हुए कहता है कि क्या तुम्हारी सारी की सारी टीम तुम्हारी तरह ही बड़बोली है? मैं उन सबसे बारी बारी करके फाइट करते हुए देखना चाहूंगा और मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी पूरी की पूरी टीम को इंडिविजुअल फाइट में ही अकेले हरा दूं। जो कहते ही दूसरी तरफ आउटियान ने फिर से अपनी डीमन एप ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक एक्टिवेट करना शुरू कर दिया। ये देखकर जू सेंची भी मुस्कुराते हुए कहता है कि चलो अच्छा हुआ, मैंने तुम्हारे सोल स्किल इस्तेमाल करने के लिए तुम्हें मजबूर तो कर दिया। इस टेक्निक की वजह से आउटियान की बॉडी के आसपास काफी सारा थंडर चमकना शुरू हो गई थी और उसकी पावर्स पहले से भी डबल हो चुकी है, इसलिए हम देखते हैं कि जू सेंची इससे पहले की पलक भी चमक पाता, तभी अचानक आउटियान उसके सामने पहुंच चुका था, जहां वो जू सेंची को एक जोरदार किक कर देता है। इससे पहले कि जू सेंची यहाँ पर खड़े हो पाता, तब तक आउटियान दोबारा से उसके पीछे पहुंच चुका है और वो लगातार यहाँ जू सेंची को इसी तरह से उठा कर पटकने लगा। यहाँ ये धुलाई इतनी ज्यादा तेज हो रही थी कि हम लोगों को तो सिर्फ एक बिजली ही चमकती हुई दिखाई देती है। मिस जैंगनेन भी जू सेंची की ये धुलाई देख नहीं पा रही थी, जबकि इतनी ज्यादा धुलाई की वजह से जू सेंची की मुंह से भी खून आने लगा था। वो ये फाइट इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि यहाँ पर आउटियान की रफ्तार और उसकी स्ट्रेंथ दोनों ही काफी ज्यादा थी, इसलिए जू सेंची उसके पंचेस को डॉश नहीं कर पा रहा। और सिर्फ यही नहीं बल्कि आउटियान की पूरी स्किन ही उसकी सेकंड अवेकनिंग है, जिसकी वजह से वो अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए किसी भी वेपन को क्रिएट कर सकता था, जैसे कि उसने यहाँ पर गॉड फ्यूरी गोल्डन हैमर क्रिएट कर लिया, जिससे वो जू सेंची पर हमला कर देता है। दूसरी तरफ जू सेंची भी इस अटैक को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर फौरन टर्टल गॉड्स चार्ज डिफेंस टेक्निक एक्टिवेट कर लेता है। पर चूंकि आउटियान की स्ट्रेंथ अभी भी ज्यादा थी, इसलिए जू सेंची की शील्ड टूट गई और वो उड़ता हुआ पीछे की तरफ जा गिरा। ये देखकर यहाँ युहाओ जू सेंची के लिए परेशान होते हुए कहता है कि आउटियान को लगभग हराना नामुमकिन है, क्योंकि आउटियान के मार्शल सोल की ये एबिलिटी है कि वो अपनी मेन बॉडी को किसी भी वेपन में ट्रांसफॉर्म कर सकता है, जो कि उसके फाइटिंग स्टाइल को और भी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल बना देगी। दूसरी तरफ अरीना में हम देखते हैं कि यहाँ आउटियान ने एक बार फिर से आगे की तरफ बढ़ते हुए जू सेंची पर अटैक्स करना शुरू कर दिए थे। जिन हैमर अटैक्स को ब्लॉक करने के लिए दूसरी तरफ जू सेंची ने भी अपनी जुआनवो शील्ड का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन एक बार फिर से उसकी शील्ड चकनाचूर हो जाती है और वो उड़ता हुआ तेजी के साथ पीछे जा लगा। जो खौफनाक मंजर देखकर तो लोग अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। इवन कि आउटियान को भी लग रहा था कि जू सेंची की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई, अब वो दोबारा खड़ा भी नहीं हो पाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जू सेंची तो आदत
से मजबूर फौरन से खड़ा होते हुए कहता है कि क्यों, क्या हुआ, क्या आज के दिन तुमने खाना नहीं खाया? क्योंकि तुम्हारे पंचेस काफी सारा सॉफ्ट है, तुम्हें और जरा जोर से मारना चाहिए। ये सुनकर तो आउटियान का दिमाग ही घूम गया। वो फौरन अपनी फोर्थ मार्शल सोल स्किल क्रेजी गॉड स्लैश को एक्टिवेट कर रहा था, जहां उसका हाथ एक सोर्ड में बदल जाता है। साथ ही सर वो जू सेंशी से कह रहा था कि तुम वाकई में एक मर्द हो, तुम्हें रिस्पेक्ट देने के लिए मैं इस टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा हूँ। जो कहते हुए आउटियान ने अपनी क्रेजी गॉड स्लैश सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए तेजी के साथ जू सेंशी पर हमला कर दिया। जिस सोर्ड अटैक की वजह से हम देखते हैं कि अरीना में एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया था। सब लोग ये देखना चाहते थे कि पता नहीं अरीना में क्या हुआ होगा, लेकिन जब अरीना में से धुआं हटा तो हमें देखने को मिलता है कि आउटियान की सोर्ड तो यहाँ जू सेंशी के कंधे में दंसी हुई थी, जिसे वो पीछे हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जू सेंशी ने उसके हाथ को जकड़ कर रखा हुआ है। ये देखकर तो मिस जैंगलिन को भी जू सेंशी के लिए काफी बुरा लगा, उसके आंखों में आंसू आ चुके थे। लेकिन दूसरी तरफ अरीना में हम देखते हैं कि जू सेंशी की आंखें चमकने लगी थी, जिसका मतलब कि उसकी ब्लैक टोर्टाइज जुआनवू अवेकनिंग हो चुकी है। साथ ही सर वो कूल बनते हुए आउटियान से कह रहा था कि हाँ, अब मैं फील कर पा रहा हूँ, अटैक ऐसे होने चाहिए, लेकिन फिर भी ये अटैक मुझे हराने के लिए काफी नहीं। आउटियान तो जू सेंशी को देखकर खौफ में आ रहा था, इसलिए उसने फौरन से अपने सेकंड हाथ को यहाँ गोल्डन फ्यूरी हैमर में बदल दिया था, जिसका इस्तेमाल करते हुए जू सेंशी के सर पर हमला कर देता है। जिस अटैक ने तो जू सेंशी के ब्लैक टोर्टाइज जुआनवू को और भी जरा गुस्सा दिला दिया था, और यहाँ जू सेंशी भड़कते हुए कहता है कि तुम्हारा बहुत हो गया, अब अटैक करने की बारी मेरी है। और ये कहती है अचानक से हम देखते हैं कि वो आउटियान के आसपास पानी फैलाना शुरू कर देता है, यानी कि उसने अपनी 6 मार्शल सोल टेक्निक एक्टिवेट कर ली थी, जो कि ब्लैक टोर्टाइज डोमेन है। मिस्टर बीबी इस टेक्निक के बारे में जानते रहे कि जू सेंशी पिछले 1 साल से लगातार इस टेक्निक पर काफी सारा मेहनत कर रहा था, और फाइनली जू सेंशी ने अपनी इस ब्लैक टोर्टाइज डोमेन को पूरी तरीके से मास्टर करके इसे अपना सबसे पावरफुल ट्रम्प कार्ड भी बना लिया है। जिस डोमेन टेक्निक में हम देखते हैं कि जू सेंशी ने चारों तरफ अरीना को पानी से भर दिया था, लेकिन ये पानी बहुत ही ज्यादा डेंस और प्रेशर वाला है, जो कि आउटियान को बाहर आने नहीं दे रहा था। वो आउटियान को डुबाने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ आउटियान कैसे तैसे जब पानी से बाहर आया तो हम देखते हैं कि वो पानी लगातार आउटियान पर हमले भी कर रहा था। इस ब्लैक टोर्टाइज डोमेन के जू सेंशी को बहुत सारे फायदे थे, लेकिन इसे मेंटेन करने के लिए उसे बहुत सारी सोल पावर का भी इस्तेमाल करना पड़ रहा था, जिसका मतलब कि जू सेंशी ज्यादा देर तक इस डोमेन को मेंटेन नहीं कर सकता। लेकिन जब तक ये ब्लैक टोर्टाइज डोमेन है, आउटियान को काफी सारा डिफिकल्टी होगी। हम देखते हैं कि जू सेंशी ने फौरन से वहां पर एक वाटर टोर्नेडो क्रिएट करते हुए आउटियान को उसके अंदर कैद कर दिया, जहां वो उस पर अपने जुआनवू स्नेक से हमला करते हुए कहता है कि चलो अपनी पूरी जान लगा दो, वरना तुम यहाँ पर हारे जाओगे। आउटियान भी जानता रहा कि जू सेंशी बिल्कुल ठीक बोल रहा है। उसने फौरन से अपने गॉड फ्यूरी हैमर को एक एक्स में कन्वर्ट कर दिया था, जिसके स्लैश अटैक का इस्तेमाल करते हुए जुआनवू स्नेक को खत्म कर देता है। साथ ही साथ आउटियान हवा में जंप करते हुए जू सेंशी से कह रहा था कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारा ये वाटर डिफेंस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो चलो मुझे दिखा दो इस डिफेंस में कितनी ज्यादा काबिलियत है। और ये कहती उसने फौरन से अपनी 5th मार्शल सोल स्किल्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हेवन एंड अर्थ को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया, जो कि उसके सेकंड अवेकनिंग के साथ मर्ज होकर यहाँ आउटियान को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने लगी थी। लेकिन प्रिंसेस वाना जानती थी कि आउटियान के मेंडेरियंस यू हाउ के उस किंग ऑफ हेल टेक्निक की वजह से बुरी तरीके से इंजर्ड थे, इसलिए वो आउटियान को ये टेक्निक इस्तेमाल करने से मना कर रही थी। लेकिन दूसरी तरफ आउटियान उसकी कोई भी बात नहीं सुनता, बल्कि उसने उल्टा अपनी सारी की सारी एनर्जी उसी एक्स में ट्रांसफर कर दी थी, जो कि बड़ा होकर काफी ज्यादा खतरनाक हो चुका है। दूसरी तरफ जू सेंशी भी यहाँ पर उस पावरफुल अटैक से टकराने के लिए अपनी सारी की सारी एनर्जी ब्लैक टोर्टाइज में इकट्ठा करते हुए सीधा जाकर आउटियान से टकरा गया, जिन दोनों के टकराव की वजह से वहाँ पर बहुत ही बड़ा एनर्जी ब्लास्ट होता है। और इस एनर्जी ब्लास्ट के कारण हम देखते हैं कि आउटियान और जू सेंशी दोनों ही उड़ते हुए पीछे जा लगे, जहाँ इन दोनों के उड़कर गिरने का प्रेशर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि अरीना के आसपास की डिफेंसिव शील्ड भी टूट चुकी थी। सब लोग यहाँ पर ये नजारा देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। स्नो डीमन सेट वाले तो फौरन से आउटियान की बॉडी की तरफ भागने लगे, क्योंकि आउटियान बेहोश होकर पड़ा हुआ था। जबकि दूसरी तरफ जू सेंशी के दोस्त देखते हैं कि उसकी हालत तो बेशक ज्यादा खराब थी, लेकिन वो अभी तक बेहोश नहीं। इसका मतलब कि शायद जू सेंशी इस मैच को जीत चुका। लेकिन तभी अचानक रेफरी सब लोगों के सामने अनाउंसमेंट करते हुए कहता है कि जू सेंशी पहले अरीना से बाहर गया था। इसका मतलब कि जू सेंशी इस मैच में हार चुका है और आउटियान मैच को जीत चुका है। जो सुनकर तो जू सेंशी को अपने कानों पर यकीन नहीं आता। वो थोड़ा सा निराश भी हो चुका था, लेकिन यहाँ जू सेंशी के दोस्तों से उठाकर अपने साथ ले आए। जू सेंशी अपने दोस्तों से कहता है कि अगर मुझे पता होता कि मैं अरीना से बाहर जा रहा हूँ तो मैं रेफरी के साथ खुद की पोजीशन को चेंज कर लेता। तुम सब लोग प्लीज मुझे माफ कर दो। एक तो मेरी इतनी ज्यादा बुरी हालत हो गई है और ऊपर से मैं तुम लोगों के लिए ये मैच जीत भी नहीं पाया। मैं जानता हूँ कि ये बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी वाली बात है। जो सुनकर तभी अचानक मिस जियांग जू सेंशी के पास आते हुए कहती है कि नहीं, ये बिल्कुल भी शर्मिंदगी वाली बात नहीं, बल्कि तुम्हें किसी भी चीज के लिए सॉरी नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा वो मैच कमाल का था। जू सेंशी को तो यहाँ पर अपनी आंखों और कानों पर यकीन नहीं आ रहा कि मिस जियांग उसकी तारीफ कर रही है, जबकि साथ ही साथ वो उसके पास पावर बॉटल लाते उसकी
एनर्जी भी रिकवर करने की कोशिश कर रही थी। जो सब देखकर जू सेंशी को तो अपने कानों और आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था, बल्कि वो हैरान होते हुए यही सवाल करते हुए पूछ रहा था कि कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। मिस्टर बीबी उसके सर पर मारते हुए कहता है कि नहीं, तुम कोई सपना नहीं देख रहे और तुम 7 शेक डेविल्स में से एक हो, यानी कि हम सब के सभी खास है। तुम्हें खुद को कमजोर समझने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि अभी भी हमारे पास कई सारी अपॉर्चुनिटीज है इस मैच को बदलने के लिए। जू सेंशी सारी बातें सुनकर कहता है कि अच्छा मैं समझ गया, लेकिन अब इंडिविजुअल मैच में हम लोगों के 2 पॉइंट है और स्नो डीमन सेट के 3 पॉइंट, अब हम क्या करेंगे? जिस पर यूहाओ जवाब देते हुए कहता है कि आउटियान की कंडीशन काफी ज्यादा खराब है, मुझे नहीं लगता कि वो आगे इंडिविजुअल मैच को कंटिन्यू कर पाएगा, तो अब हमें स्नो डीमन सेट के अगले वॉरियर का इंतजार करना चाहिए। जो सारी बातें सही भी थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रिंसेस वीना यहाँ आउटियान की ऐसी कंडीशन देखकर फौरन से आगे आकर रेफरी से कहती है कि हम लोग इंडिविजुअल मैच में हार मानना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आप डायरेक्टली टीम बैटल हो। जो सुनकर रेफरी ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया और यहाँ हार मानने की वजह से टांग सेट को पूरे 7 पॉइंट्स मिल चुके थे, जिसके मतलब कि अब सारा के सारा रिजल्ट टीम बैटल पर डिपेंड करता है। जो भी टीम बैटल जीतेगी वही होगी असली विनर। प्रिंसेस वीना और यूहाओ दोनों ही ये बात सोच रहे थे। दूसरी तरफ चीफ रेफरी इन दोनों टीम से कहता है कि कुछ देर का एक छोटा सा ब्रेक ले लो, उसके बाद टीम बैटल शुरू होगी। जो सारी बातें सुनकर मिस्टर बीबी यहाँ जू सेंशी से कहता है कि जल्दी से अपनी सोल पावर रिकवर करो, क्योंकि तुम हमारी टीम के कोर डिफेंस वॉरियर हो। फाइट में हमें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी और हो सके तो हम तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखने की कोशिश करेंगे। जिस पर जू सेंशी उससे कहता है कि हाँ, अच्छा ख्याल रखोगे, मैं जानता हूँ कि हर बार तुम ऐसा ही बोलते हो, लेकिन जब भी सिचुएशन खराब होती है तुम मुझे ऐसे हीरो को आगे भेज देते हो सिचुएशन को संभालने के लिए। वैसे मुझे इस बात से कोई एतराज भी नहीं है, क्योंकि अपने भाइयों के लिए ये तो मैं कर ही सकता हूँ। ऊपर की तरफ शेक एकेडमी की मिस जावी भी ये सारा नजारा देख रही थी, जो कि अपने डिसाइपल्स को बताती है कि तुम लोग आउटियान को सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट समझने की गलती मत करो, क्योंकि स्नो डीमन सेट की असली ब्रेन तो प्रिंसेस वीना है, यानी कि यहाँ पर ये जो टीम बैटल होगी ये दोनों ही बराबर इसकी टीम है, लेकिन असली ब्रेन गेम तो यहाँ प्रिंसेस वीना और यूहाओ के दरमियान होगा, जो देखने के काबिल है। यहाँ जब वो ये सब सोच रही थी थोड़ा सा भी टाइम नहीं गुजरा था कि तभी अचानक हम देखते हैं कि चीफ रेफरी ने दोनों ही टीम्स को अरीना में आने के लिए बोल दिया था ताकि वो लोग टीम बैटल कर सके। जिस पर प्रिंसेस वीना सामने की तरफ आकर चीफ रेफरी से कहती है कि हम लोग फाइट तो करना चाहते हैं, लेकिन पिछले इंडिविजुअल फाइट की वजह से अरीना काफी बुरी तरीके से डैमेज हो गया, इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग पहले अरीना को दोबारा से रिपेयर करवा ले ताकि हम लोग फेयरफुली एक दूसरे के साथ फाइट कर सके। यूहाओ तो समझ चुका था कि प्रिंसेस वीना असल में ये सब कुछ इसलिए कर रही है ताकि आउटियान को ज्यादा से ज्यादा टाइम रिकवरी का मिल सके, लेकिन चलो अच्छा ही है, मैं ज़्याओज़े और साथ ही साथ जू सेंशी भी अपनी सोल पावर दोबारा से रिकवर कर लेंगे। और ऊपर की तरफ चीफ रेफरी तो प्रिंसेस वीना की ये सारी बातें सुनकर कहता है कि हाँ, तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो, अगर हम लोगों को फेयरफुली कंपटीशन करवाना है तो इस अरीना को दोबारा से रिपेयर तो करना ही होगा। पर यहाँ पर चीफ रेफरी की बातें सुनकर हम देखते हैं कि क्राउन प्रिंस तो मुस्कुरा रहा था, जहाँ पर चीफ रेफरी आगे कहता है, प्रिंसेस वीना तुम्हारी बातें तो ठीक है, लेकिन हम इस कंपटीशन के रूल्स को चेंज नहीं कर सकते, और जहाँ तक अरीना के प्लेटफॉर्म रिपेयरिंग की बात है तो वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। जो कहती चीफ रेफरी ने फौरन अपने पास से एक रिपेयरिंग सोल गार्डेंस टूल बाहर निकाल लिया, जिसकी पावर का इस्तेमाल करते हुए अरीना को कुछ ही सेकंड्स के अंदर दोबारा से न्यू कर देते हैं। जो देखकर तो प्रिंसेस वीना काफी ज्यादा हैरान हो चुकी थी कि ये अरीना इतनी जल्दी रिपेयर हो गया, उसने ये तो बिल्कुल नहीं सोचा था। जबकि क्राउन प्रिंस के चेहरे पर और भी ज्यादा खुशी दिखाई देती है। इवन के टंग सेट के सारे मेंबर्स भी ये देखकर परेशान हो गए थे। यूहाओ अपने मन में कहता है कि ये एक डोलू सोल मास्टर है जिन्होंने डिफेंस में स्पेशलाइजेशन की। इस तरह के सोल गार्डेंस टूल का इस्तेमाल करना हम लोगों ने एक्सपेक्ट तो नहीं किया था, लेकिन ये इनके लिए बहुत ही आसान है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्नो डीमन सेट की प्रिंसेस वीना धीरे धीरे से चलते हुए यहाँ टांग सेट के पास आ गई थी, जहाँ वो कहती है कि मैं तुम लोगों से कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ। जो सुनकर मिस्टर बीबी भी उसके सामने खड़े हो गए थे और वो सवाल करते हुए कहते हैं कि बताओ क्या कहना है। इस पर प्रिंसेस वीना कहती है कि तुम्हारा टांग सेट और हमारे स्नो डीमन सेट आपस में काफी अच्छे दोस्त है, क्योंकि हमारे ताल्लुकात एक दूसरे के साथ अच्छे हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आगे आने वाली टीम बैटल में हम लोग एक दूसरे पर जानलेवा हमला ना करें, ताकि बिना किसी की जान लिए हुए हम लोग आगे जा सके। इस तरह से जब हमारी स्ट्रेंथ बची रहेगी तो हम लोग सेमीफाइनल को भी लड़ पाएंगे। यानी कि वो बेसिकली यही कहना चाह रही थी कि हम लोगों को थोड़ा सा होल्ड बैक करना होगा ताकि किसी की जान ना जाए। जिस पर मिस्टर बीबी जवाब देते हुए कहते हैं कि फिक्र मत करो, मैं इस बात को अच्छे से समझता हूँ और हम लोगों का बिल्कुल भी ऐसा कोई इरादा नहीं कि हम स्नो डीमन सेट में से किसी भी वॉरियर की जान ले ले। यहाँ जब ये दोनों आपस में इसी तरह की बातें कर रहे थे तभी अचानक चीफ रेफरी इन लोगों के बीच में आकर इन्हें रोकते हुए कहता है कि इस तरह से दो ओपिनियंस का आपस में बात करना मना है, इसलिए फौरन वापस अपनी जगह पर जाओ ताकि टीम बैटल को शुरू किया जा सके। ये सुनकर प्रिंसेस वीना बिल्कुल ऐसा ही करती है, लेकिन दूसरी तरफ चीफ रेफरी थोड़ी से परेशान दिखाई दे रहे थे, जिनकी परेशानी की वजह से असल में क्राउन प्रिंस थे। कल रात उन्होंने चीफ रेफरी को अपने पास बुलवाया हुआ था, जहां वो उन्हें बताते हैं कि पिछले 10,000 से लगातार शेक एकेडमी सोल फाइटिंग कॉम्पिटिशन को जीतती आ रही थी और टांग सेट
सेट भी श्रेक एकेडमी का हिस्सा है, यानी कि इस बार वो उन्हें जीतने नहीं दे सकते, वरना ये फ्यूचर में हमारे सन मून रॉयल एम्पायर के लिए काफी बड़ा खतरा बन जाएंगे। साथ ही साथ दूसरी तरफ स्नो डीमन सेट ने भी हमारे मैंगडी हाल पर हमला किया था, जो कि बॉडी सेट के रूप में आए थे और अभी तक हम लोगों ने उनसे बदला नहीं लिया। इसलिए इस बार इस कंपटीशन में तुम जानते हो ना कि तुम्हें क्या करना होगा। वैसे तो ये चीफ रेफरी का काम था कि वो अपनी डिफेंस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए किसी भी वॉरियर को मरने ना दे, लेकिन यहाँ क्राउन प्रिंस चाहते थे कि चीफ रेफरी बीच में इंटरफियर ना करे ताकि दोनों ही टीम्स को सफर करना पड़े और दोनों में से किसी न किसी की जान चली जाए, जो बात मजबूरन चीफ रेफरी को माननी भी पड़ रही है। इसी वजह से वो बहुत ही ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे थे। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर वापस से प्रेजेंट में आ गया, जहाँ पर हम देखते हैं कि इवल सोल चर्च का लीडर यहाँ युहाओ की तरफ देखते हुए अपने मन में यही सोच रहा था कि आखिर इन लोगों ने आउटियान को पूरी तरीके से खत्म क्यों नहीं किया। मुझे लगता है कि इन लोगों ने स्नो डीमन सेट को कुछ ज्यादा ही कमजोर समझ लिया। ये लोग जानते नहीं कि प्रिंसेस वीना कितनी खतरनाक है। टांग सेट इस वक्त बहुत बड़ी मुश्किल में था, जिस बात से वो अनजान है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रिंसेस वीना यहाँ पर अपने साथियों के साथ मिलकर उनसे यही कह रही थी कि तुम लोगों को होल्ड बैक करने की कोई जरूरत नहीं, यानी कि वो एक नंबर की कमीनी धोखेबाज निकली। जहाँ साथ ही साथ वो आउटियान से भी कहती है कि तुम अपना सबसे ज्यादा टेरिफाइंग रूप उन लोगों को दिखा देना, सिर्फ इसी तरीके से हम लोग इस कंपटीशन को जीत सकते हैं, जिस पर आउटियान तो एग्री था। दूसरी तरफ चीफ रेफरी ने भी फौरन से इन दोनों ही टीम्स को अरीना की तरफ इनवाइट कर लिया, जो सुनकर दोनों ही टीम्स धीरे धीरे करके अरीना की तरफ बढ़ने लगी। यहाँ युहाओ अपनी अच्छी सेंसेस और आंखों का इस्तेमाल करते हुए अपने दोस्तों को यही बता रहा था कि उनके दुश्मनों के पास क्या क्या पावर्स हो सकती है, जैसे कि वो बताता है कि मिस जियांग येजी के हाथों में उसकी पावर्स है। दूसरी तरफ चेन यू की कमर पर ध्यान रखना, लेकिन साथ ही साथ युहाओ कहता है कि मुझे अच्छे से याद है कि प्रिंसेस वीना के पास कोई बॉडी मार्शल सोल तो नहीं थी, उसका जो भी मार्शल सोल होगा वो इस वक्त के लिए एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। ऊपर की तरफ से श्रेक एकेडमी की मिस यावी भी ये सब देख रही थी, जहाँ वो अपने मन ही मन में टांग साइड के लिए दुआ कर रही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ अरीना में आती फौरन से केटाओ ने अपनी फूड एबिलिटी का इस्तेमाल करते कुछ लॉलीपॉप्स बनाकर अपने सारे टीममेट्स के हवाले कर दिए, जो कि उनकी स्ट्रेंथ, स्पीड और एजिबिलिटी को कुछ % तक इंक्रीज कर सकते हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं कि यहाँ 7 शैक डेविल्स ने बारी बारी करके खुद को इंट्रोड्यूस करवाना शुरू कर दिया, जो सुनकर उनके आमने सामने मौजूद स्नो डीमन सेट के वॉरियर्स भी बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। और यहाँ पर इसी खतरनाक सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया।